इससे पहले के वीडियो में हम सब देख चुके हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से रिलेटेड क्या एविडेंस था, क्या प्रूफ था, ये सारी चीज़ें। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन को, जिसको अलग अलग लोगों ने दिया है। देखिए कौन कौन सा थ्योरी पढ़ना है हमें। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, क्लियर। तो यहाँ पर हम चार अलग अलग थ्योरी के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला जो थ्योरी है उसे हम कह सकते हैं लेमार्किज्म, ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो पहला थ्योरी लेमार्किज्म या लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। दूसरा जो थ्योरी है वो है डार्विनिज्म, ठीक है, या इसको कह सकते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये दो थ्योरी हो गए। थर्ड जो थ्योरी है वो है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी, और इसको किसने दिया था? इसको दिया था ह्यूगो डी वेरिस ने, है ना। तो ये हो गया थर्ड, तीन थ्योरी। इसके बाद फोर्थ हम देखेंगे, जिसको कहते हैं नियो डार्विनिज्म, है ना, या फिर इसको सिंथेटिक थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चार अलग अलग थ्योरी के बारे में पढ़नी है। फर्स्ट नंबर पर है लेमार्किज्म, सेकेंड नंबर पर है डार्विनिज्म, थर्ड पर है म्यूटेशन थ्योरी, और फोर्थ है न्यू डार्विनिज्म या सिंथेटिक थ्योरी, या फिर इसको हम मॉडर्न थ्योरी भी कह सकते हैं, मॉडर्न थ्योरी। क्लियर है? अब देखिए हर किसी के बारे में हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर लेते हैं लेमार्किज्म। ठीक, जिसको हम कह रहे हैं लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। आपको समझ में आ जाएगा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं कि लेमार्क ने थ्योरी में क्या क्या चीजें बताई हमें, है ना, क्या क्या इनका पोस्टुलेट्स था, क्या क्या बताया इन्होंने, उसको समझते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट नंबर पर क्या बताया? न्यू नीड्स क्रिएट न्यू ऑर्गन। ठीक है, पहला थ्योरी क्या बताया? न्यू नीड्स क्रिएट न्यू ऑर्गन, यानी कि अगर आप नई आवश्यकताओं को महसूस करते हैं तो ऐसा होने से नए अंग का निर्माण होता है या नए ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? क्या है थ्योरी, सही है गलत है, वो भी हम आगे देखेंगे, है ना। तो जो चीजें पहले इन्होंने दिया उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने थ्योरी में बताया। तो पहला बताया उन्होंने न्यू नीड्स क्रिएट न्यू ऑर्गन, यानी कि नई जरूरतों के आधार पर नए ऑर्गन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बताया? यूज एंड डिसयूज। इसमें क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि अगर किसी ऑर्गन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, किसी ऑर्गन का अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो और ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। क्लियर? वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। और अगर किसी ऑर्गन का इस्तेमाल ना किया जाए तो वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं या वेस्टिजियल हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तो कुछ कुछ हमें समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, चलिए यूज करने से सच में अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो बॉडी स्ट्रांग हो जाएगा, मसल्स बिल्ड होंगे, है ना। और अगर यूज नहीं करते तो वो जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस्ड हो जाएगा। ये चीज़ें बताएंगे। तो दो देखा इसका पोस्टुलेट्स। थर्ड इन्होंने और क्या बताया जी थ्योरी में? तो थर्ड इन्होंने बताया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर।
इनहेरिटेंस ऑफ acquired कैरेक्टर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस का मतलब आपको पता है क्या होता है, कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचना कहलाता है इनहेरिटेंस। किसका, एक्वायर्ड कैरेक्टर का। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब क्या है, जो कैरेक्टर आपने अपने लाइफ टाइम में डेवलप किया है। जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज किया, आपने बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत बनाया, क्लियर। तो ये कैरेक्टर क्या है, ये आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर है। मतलब आपने अपने लाइफ टाइम में कैरेक्टर को डेवलप किया, ना कि ये जनरेशन से आया है ना। तो इन्होंने क्या कहा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर आप अपने लाइफ टाइम में डेवलप करते हैं वो कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाता है अगले जनरेशन में, है ना। इससे हालांकि सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा ये चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत ज़्यादा आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ किया है, जिम किया है ना, और आपने बहुत ही मजबूत बनाया अपने शरीर को। तो आपको क्या लगता है कि आपके बाल बच्चे ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएंगे, ऐसे ही मजबूत हो जाएंगे, उनमें मसल्स ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा? ऐसा नहीं है ना। क्या है, वो सारी चीज़ें हम क्राइटिसिज्म इसका देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे भी पता चल रहा होगा, है ना, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है हर एक कंडीशन में। इसके बाद फोर्थ नंबर पे था स्पेसिएशन, है ना। ये सारे चेंजिंग आने से क्या होगा, स्पेसिएशन होगा। स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, है ना, नए स्पीसीज का बनना। तो न्यू नीड्स क्रिएट न्यू ऑर्गन, अगर जरूरतें आप महसूस करते हैं तो नए ऑर्गन का, ऐसा मैं नहीं कर रहा है, ऐसा लेमार्क कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये ध्यान देना। तो लेमार्क ने फर्स्ट क्या कहा, न्यू नीड्स क्रिएट न्यू ऑर्गन, नई जरूरतें महसूस करने से नए अंग बनेंगे। यूज एंड डिसयूज, किसी ऑर्गन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो और ज्यादा एडवांस डेवलप होते जाएगा, यूज ना किया जाए तो वो रिड्यूस्ड और वेस्टिजियल होते जाएगा। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर आप अपनी लाइफ टाइम में बिल्ड करते हैं वो अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। और स्पेसिएशन, इस तरह के चेंजिंग आने से लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद नए स्पीसीज का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, ये थ्योरी के सपोर्ट में उन्होंने एग्जांपल क्या दिया, है ना। आखिर थ्योरी दिए हैं तो भाई एग्जांपल से इसको सेटिस्फाइड तो करना पड़ेगा ना। तो एग्जांपल क्या दिया इन्होंने, एग्जांपल दिया इन्होंने जिराफ का। ठीक है, अब जिराफ का एग्जांपल क्या सिद्ध कर रहा है, क्या प्रूफ कर रहा है। अब देखिए, न्यू नीड्स क्रिएट न्यू ऑर्गन। जैसे मान लीजिए कि जिराफ का जो गर्दन था, ऐसा कहा कि शुरुआत में जिराफ का गर्दन जो था वो इतना हाइट का नहीं था, उसका हाइट कम था, वो ग्रेजिंग टाइप मतलब घास चरता था वो। जब सारे ग्रासेस खत्म हो गए तो वो सर्प्स झाड़ियों को खाने लगा, है ना। तो थोड़ी गर्दन को ऊंचा किया, जब वो भी खत्म हो गए तो वो बड़े पेड़ के लीफ को कंज्यूम करने लगा, खाने लगा, जिससे गर्दन और ऊंचा करने की जरूरत पड़ी, और ऐसा होने से गर्दन ऊंचा होते चला गया। समझ में आ रही है बात। तो ऐसा उन्होंने जिराफ का एक एग्जांपल दिया, क्लियर है। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक्वेटिक बर्ड्स का एग्जांपल दिया। ठीक है, एक्वेटिक बर्ड्स में जैसे ये भी प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो देख लिया कि जिराफ में अगर नई जरूरतें महसूस कर रहा है, जैसे गर्दन को ऊंचा करने की जरूरत पड़ रही है तो उसका गर्दन ऊंचा हो गया, ऐसा एग्जांपल इन्होंने दिया। यूज एंड डिसयूज, यहाँ पे एक्वेटिक बर्ड्स का एग्जांपल दिया। तो एक्वेटिक बर्ड्स में क्या है कि इनका जो विंग्स है, ठीक है, विंग्स जो है वो क्या है, रिड्यूस्ड हो जाता है, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो, तो वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, छोटा हो गया, है ना। और एग्जांपल क्या दिया, तो टोज, इनके पैर में आप देखेंगे जैसे डक बत्तख है तो इनके पैर के बीच में क्या बनता है, वेब होता है। बात समझ में आ रही है। तो वेब इन टोज, टोज में क्या बन रहा है, वेब बन रहा है ना। तो उन्होंने टोज का इस्तेमाल ज्यादा कर दिया, बढ़ा दिया इस्तेमाल उस टाइप का। ऐसा होने की वजह से उसमें क्या हो गया, उसमें वेब का निर्माण हो गया। बात समझ में आ रही है। तो और ज्यादा डेवलप एडवांस होते जा रहे, मॉडिफाइड होते जा रहे, ये चीजें। तो इस तरीके का एग्जांपल दिया। और भी क्या एग्जांपल दिया, जैसे फ्लाइट लेस बर्ड्स का एग्जांपल दिया। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रिच है या पेंगुइन है, तो उसमें क्या हुआ कि वो उड़ने की जरूरत महसूस नहीं करते, उड़ते नहीं। ऐसा होने की वजह से क्या हो गया, उनका विंग्स जो है वो रिड्यूस्ड हो गया, छोटा हो गया, वो विंग्स का इस्तेमाल नहीं करते उड़ने की, है ना। तो उनका जो पोस्टुलेट्स जो उन्होंने बताया थ्योरी में, ये चीजें हैं। और इसको प्रूव करने के लिए इस तरह का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया अभी, लेकिन सारे लोग इसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे। तो ऐसा होने से कुछ लोगों ने क्या क्राइटेरियन दिया, है ना, उसको भी देखते हैं।
यहाँ पे समझते हैं। क्राइटिसिज्म, क्राइटिसिज्म में एक वैज्ञानिक आए, अगस्त विस्मैन, ठीक है। अगस्त विस्मैन ने क्या कहा, इन्होंने रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, है ना। इन्होंने एक थ्योरी भी दिया था, उसको भी देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म क्या बताया उन्होंने इसमें, उन्होंने रैट चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, 22 जनरेशन तक, कितने जनरेशन तक, 22 जनरेशन तक चूहे के टेल को कट किया। मान लीजिए चूहा है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों पार्टनर है, उसके टेल को क्या किया, कट किया, है ना। उसके बाद मेजर किया कि कितना पार्ट्स हमने बचने दिया, उसका कितना लेंथ हमने बचने दिया, ठीक है। और अगले जनरेशन में जितने भी चूहे हैं उसको भी कट करते गया, उसके बाद के जनरेशन में भी कट करते गया, उसके बाद के जनरेशन में भी ऐसा रिपीट किया उन्होंने। कब तक, 22 जनरेशन तक, 22 जनरेशन तक। लेकिन उसके बाद भी एक भी चूहा ऐसा नहीं हुआ जिसके टेल का साइज रिड्यूस्ड हुआ हो या कम हुआ हो, है ना। अगर चूहे में अब इसके लाइफ टाइम में इस तरह का इवेंट हुआ है या इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, उसका टेल कटा है, तो ये कैरेक्टर क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है, कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उसके लाइफ टाइम में डेवलप हुआ है, तो इसको इनहेरिटेड हो जाना चाहिए था अगले जनरेशन तक। लेकिन 22 जनरेशन के बाद भी एक भी चूहा ऐसा डेवलप नहीं हुआ जिसके टेल का साइज थोड़ा भी कम हो, ठीक है। तो ये एक क्राइटिसिज्म था। और भी क्राइटिसिज्म दिखाया गया है यहाँ पे, जैसे चाइना में, है ना। चाइना में लोग क्या करते हैं, छोटे पैर को खूबसूरत मानते हैं, है ना, खूबसूरत समझते हैं, छोटा पैर होना बड़ा खूबसूरत वहां पे माना जाता है, क्लियर है। तो ऐसा करने के लिए वो क्या करते हैं, आयरन से, लोहे से बने हुए शूज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या वुड से बने हुए, लकड़ी से बने हुए शूज का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे बचपन से ही अगर उस तरह का शूज इस्तेमाल किया जाए तो जाहिर सी बात है वो पैर का साइज ग्रो नहीं करता, छोटा रह जाता है ना। लेकिन ये बहुत पहले से चलते आ रहा है चाइना में, लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसका बचपन से साइज नॉर्मल ना रहे पैर का, समझ रहा है। और उसको छोड़ दिया है तो ऐसा नहीं है कि आयरन शूज की वजह से जब वो पैर छोटा हो रहा था तो वो नॉर्मल रहेगा, है ना। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो वो बच्चा क्या होता है, उसका पैर नॉर्मली ग्रो कर जाता है ना। तो ये चीजें अगर चूंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर आपने लाइफ टाइम में डेवलप किया है किसी भी तरीके से, तो इसको इनहेरिटेड हो जाना चाहिए था, लेकिन ये भी इनहेरिटेड नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे इंडिया में क्या कल्चर है, फीमेल के केसेस में हम ईयर पियर्सिंग करवाते हैं या नोज बोरिंग करवाते हैं। तो ये ईयर पियर्सिंग के केसेस में, जैसे ईयर पियर्सिंग, है ना, ये तो भाई बहुत पुराना हमारा कल्चर है ना। ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये ईयर पियर्सिंग होता है, नाक कान में जो छिद्र होते हैं, ये भी एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है और जनरेशन टू जनरेशन ऐसा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी ऐसे फीमेल बेबी प्रोड्यूस नहीं हुई, जन्म नहीं ली जिसका नाक कान पहले से छिदा हुआ हो, है ना। तो इस तरह का क्राइटिसिज्म दिया गया और इसके बहुत सारे पार्ट्स को क्या किया गया, डिस्प्रूव किया गया। तो ये था थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहला थ्योरी कौन सा, लेमार्किज्म, या जिसको हम लोग कह रहे हैं लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसके बाद हम दूसरे थ्योरी के बारे में जानेंगे और वो है हमारा डार्विनिज्म या डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।